अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ उमर खताब। जैसे कि आपको पता है, अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें तो इमरान खान साहब करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम चलाकर ये मैंडेट लेकर आए और हुकूमत वजूद में आई PTI की, हमारे सामने है। इसके बाद अगर हम बात करें जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी का जो किरदार है पाकिस्तान में, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। करप्शन के ख़िलाफ़ भी उन्होंने तहरीक भी चलाई। माजी में देखें काजी हुसैन अहमद साहब का जो दौर था, उसमें तहरीक उठा के आप देख लें तो आपको वाज़े चीज़ें नज़र आ जाएंगी और आपको पता भी चलेगा कि उनकी जो मुहिम है वो कहाँ तक रही, किस हद तक कामयाब हुई। तो आज फिर हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं, जमात इस्लामी से ही उनका ताल्लुक़ है। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमात इस्लामी से कैसर शरीफ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और उर्दू पॉइंट मल्टीमीडिया के हेड भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो सबसे पहले कैसर शरीफ से मैं बात करूँगा। सर, जो तहरीक के बारे में ऐलान किया जा रहा है कि कोई मुतवक्के है, कैसी तहरीक है और माजी में जो तहरीक चलाई गई थी, आप किस तरह देख रहे हैं इसको कि क्या फ़र्क है इस तहरीक में? देखिए वटू साहब, पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है जिस पर सारे लोगों का इत्तेफाक है वो करप्शन है। करप्शन एक इतना बड़ा मसला है कि जिसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया और पाकिस्तान पर जितना बड़ा कर्ज़ा है, और आज भी वज़ीर आज़म अगर IMF के सामने हाथ फैला के खड़े हैं तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो हमेशा यही रही है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन से आगे बढ़ती चली गई और पाकिस्तान के इस मसले ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि पाकिस्तान को अपना मौजूदा निज़ाम चलाने के लिए और उस कर्ज़े का सूद अदा करने के लिए फिर से कर्ज़ा जो है वो लेना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने इस मसले का इदराक सबसे पहले किया। काजी हुसैन अहमद साहब जब अमीर थे तो 1996 में उन्होंने इस आवाज़ को जो है वो बुलंद किया। उस वक्त लोग इसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन आने वाले वक्त में जो है वो ये पता चला कि ये वाकई ही बहुत संगीन मसला है। अभी भी 2016 में अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक साहब ने करप्शन के हवाले से जब तहरीक का ऐलान किया कि हम इस मसले को उठाएंगे और पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है उसको इस पर एजुकेट भी करेंगे और साथ लेके चलेंगे, तो अमूमी तौर पर यह समझा जा रहा था ये कौन सा मसला है। लेकिन जैसे ही पनामा लीक्स वाला मामला जो है वो सामने आया तो ये जो आवाज़ है करप्शन फ्री पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तानियों की आवाज़ बनी। ठीक है। आज हर फ़र्द की नज़र में बच्चा जो है वो करप्शन को ना सिर्फ समझता है बल्कि इस मसले की संगीनी और इसके नुकसानात को भी बाखूबी समझता है। पनामा की अगर बात करें तो उस हवाले से जमात इस्लामी का आवाज़ उठाने में किरदार किस तरह था? मैं ये समझता हूँ कि पनामा में सबसे पहले जो पटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर जिन्होंने इस चीज़ का मुतालबा किया कि इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, वो हमारे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब थे। और उसके बाद PTI या दीगर लोग जो हैं वो वहाँ पर आए। हमने मुतालबा किया था उन 436 लोगों का कि इनका एहतसाब किया जाए जिनके नाम मैंने और आपने पनामा में नहीं दिए, बल्कि इंटरनेशनली जो सहाफ़ियों ने इन्वेस्टिगेट किया उसके नतीजे में वो सामने आए। अभी तक जो है वो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का जो है वो एहतसाब का अमल और सारी चीज़ें या उनकी फ़ैमिली के रिलेटेड आई हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी हैं, ये पाकिस्तान के लिए नाकाफ़ी हैं और जो हमारी आवाज़ और हमारा काज था उसके लिए ये नाकाफ़ी हैं। और हमने दोबारा से जब उनको मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई, उनको नाअहल किया गया, तो सिराजुल हक साहब ने दोबारा से अपनी पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाली। सिराजुल हक साहब को बिल्कुल ये उन्होंने आगाज़ किया था और हम ये समझते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि पनामा लीक्स में जो 436 लोग हैं उनका एहतसाब किया जाए, पैराडाइज लीक्स में जो लोगों के नाम हैं उनका किया जाए, दुबई लीक्स में जिनके नाम है उनका किया जाए और उनका भी किया जाए जिन्होंने पाकिस्तान से कर्जे लिए और उनको बाद में माफ़ करवाया। ये मुतालबा हमारा जो है ये आज भी मौजूद है। इसके लिए ही जमात इस्लामी एक बड़ा ऐलान करने जा रही है। वो ऐलान ये है कि हम एहतसाब सबका जो तहरीक है उसके दूसरे फेज़ का ऐलान कर रहे हैं, जो 1 मार्च से लेके ऑनवर्ड जो तहरीक है वो चलेगी इंशाल्लाह। और इसमें हम बड़े बड़े अवामी प्रोग्रामात करेंगे क्योंकि जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत ने जो वादे किए थे वो वादे जो हैं वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। चलिए ठीक, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। तो शायद नज़ीर चौधरी साहब से हम बात करेंगे। सर, आप बताएं कि ये जो जमात इस्लामी तहरीक चलाने जा रही है
और ऐलान भी किया है और मज़ीद भी ऐलानात मुतवक्के हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, ये कहाँ तक कामयाब होती नज़र आ रही है आपको? मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है नए पाकिस्तान का ये जमात इस्लामी को देना चाहिए, क्योंकि काजी हुसैन अहमद ने जिस तहरीक का आगाज़ किया था उसका जो समर है वो इमरान खान साहब ने खाया है और उनकी जमात को मिला है। तो अभी भी अगर ये तहरीक शुरू करती है जमात इस्लामी दोबारा से किसी जो एंटी करप्शन के हवाले से या पाकिस्तान के अंदर सियासत को करप्शन के ज़रिए से परवान चढ़ाने वाले तबकात के ख़िलाफ़ जो करना चाहती है, तो उन्हें मौजूदा हुकूमत की इस काज के साथ अगर मिलकर चला जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब है। उसकी वजह जो मुझे नज़र आती है कि जदोजहद तो जमात इस्लामी ने बहुत पहले से शुरू की, लेकिन उसके सम्राट जमात इस्लामी को क्यों नहीं मिले, वो इक़्तिदार में क्यों नहीं आई? अगर ये देखें ना, आपने जैसे ये बात की और अपना कैसर भाई ने भी ये बात की है भट्टू साहब, कि जो अवाम है उसको ये मालूम है कि करप्शन का जो नारा है वो उसने वोटर को शऊर दिया है। तो ये शऊर का जो हासिल कलाम जो था ये जमात इस्लामी को हासिल होना चाहिए था ना फिर तो इसका मतलब यह है कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो जदोजहद है जमात इस्लामी ने जो की, उसके साथ दूसरी जो सियासी कुव्वतें हैं जो करप्शन के ख़िलाफ़ है उनका एजेंडा एक होना चाहिए। अभी भी अगर ये तहरीक जो शुरू करने चाह रहे हैं उसकी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तो इनकी जो इस मूवमेंट का जो महवर है वो सिर्फ करप्शन है, तहरीक इंसाफ नहीं है। सर आपके ख्याल में, जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज़रूरत है, आपके ख्याल में जो PTI की तरफ से करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही है वो काफ़ी नहीं है? नहीं, वो इसलिए कि अब ये हुकूमत में आके बैठ गए हैं जिस पर शुबहात ज़ाहिर किए जा सकते हैं, पॉइंट स्कोरिंग का इशू आ सकता है। जैसे अलीम खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो कहा गया कि एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए किया है, क्योंकि ये पावर सेक्टर्स में है तो वो प्रेशर ग्रुप्स में है। उनकी अलीम खान की जो गिरफ्तारी है इस पर काफ़ी सवालात जन्म लेते हैं। कुछ लोगों को कहना है कि ये बैलेंस किया जा रहा है और ये कुर्बानी दी गई है और भी गिरफ्तारियाँ मुतवक्की हो सकती हैं दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ में। ये ऐलानात तो किए जा रहे हैं, उसके नताइज भी तो होने चाहिए ना। देखें, तारीख़ का जो सफ़र है जो वो जारी रहता है, लेकिन उसका जबर भी साथ जारी रहता है। तो ये हम तारीख़ के अब जबर की तरफ जाना चाहिए। सफ़र तो हमने बहुत पहले से शुरू कर दिया हुआ है कि हमने करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ महाज करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जो अशराफिया है वो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें माफियाज़ का नाम दिया जाता है। जैसे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से देख लें, उनको कब्ज़ा ग्रुपों के हवाले से देख लें, रियल एस्टेट के हवाले से देख लें, आप उनको जहाँ भी देखेंगे ये हमारे ये पॉलिटिशियंस नज़र आते हैं, या उनके जो पीछे बैठे हुए जो लोग हैं जो इनको तहरीक देते हैं और उसके बाद इनके फाइनेंसर बनकर इनको सियासत में आकर लेकर आते हैं। मैं समझता हूँ कि इस सारे दायरे को, इस सारी डोमेन के ख़िलाफ़ जो है जमात इस्लामी को, चूँकि मौजू आपका वो है, तो जमात इस्लामी को इन सब सेक्टर्स के ख़िलाफ़, इन सब माफियाज़ के साथ एक बड़ा जहाद करने के लिए हुकूमत के साथ भी कुछ एक प्लेटफार्म जो है वो तश्कील देना चाहिए। आगे ही जो है वो जमात इस्लामी देती है। सर आपके ख्याल में जमात इस्लामी को हुकूमत को साथ लेके चलना चाहिए? जी, मेरा ठीक है। कैसर साहब से मैं बात दोबारा करूंगा तहरीक के हवाले से कि तहरीक का शेड्यूल किस तरह होगा, किस तरह मुख्तलिफ शहरों में आप लेके चलेंगे, क्या हिकमत अमली अपनाई गई है? देखिए, हमने सबसे पहले जो है ये जब 100 दिनों का ऐलान किया गया तो हम पुरुमीद थे कि ये जितने वादे इमरान खान साहब ने या हुकूमत ने किए हैं वो इंशाल्लाह पूरे किए जाएंगे। तो हम तो बड़े खुश हुए थे कि रियासत मदीना का तसव्वुर है, और हमने ताउन का भी ऐलान किया कि हम अगर रियासत मदीना बनेगी तो जमात इस्लामी के हिस्से का काम तो फिर हुकूमत कर रही है ना जी, हम पूरा ताउन करेंगे। लेकिन आपके सामने तकरीबन 6 माह गुजर गए हैं। अब हम ये कहते हैं वज़ीर आज़म साहब से कि अब जो है आप ऐलान नहीं, आप अमल करें, अब आप दावे नहीं, आप कारकर्दगी दिखाएं। यानी वक्त के साथ साथ आपको अपनी चीज़ें जो हैं टाइम पे डिलीवर करना होती हैं। ठीक है, हम ये समझते हैं जमात इस्लामी ने इसलिए दोबारा ये फ़ैसला किया है कि ये हुकूमत अपने किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही। ठीक है, वो वादे जो आवाम से थे, वो 1 करोड़ नौकरियों का वादा हो, वो 50 लाख घरों का वादा हो, वो एहतसाब का वादा हो, वो रियासत मदीना बनाने का वादा हो, ठीक है ना जी, वो यकसा निज़ाम तालीम का वादा हो, तो बहुत लंबी लिस्ट है वादों की। लेकिन इसमें अभी तक कोई भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया गया। जमात इस्लामी ये समझती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो वादा किया था PTI ने, PTI जिस पे ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट जमात इस्लामी के बाद गई थी, वो था
अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब, ठीक है। पनामा लीक्स के मामलात से लेके सारे लोगों का एहतसाब। अभी आप बात कर रहे हैं अलीम खान साहब की, हम ये समझते हैं कि यहाँ पर ये बात इसीलिए आ रही है बैलेंस करने वाली कि लोगों को जिनके नाम हैं उनके हवाले से प्रॉपरली कोई एहतसाब का अमल शुरू नहीं किया गया। ठीक है। जमात इस्लामी का ये मुतालबा है और इसीलिए हम ये तहरीक को आगे बढ़ाने लगे हैं। हम आवाम को एजुकेट करेंगे, आवाम को बताएंगे कि जो असल मसाइल की जड़ है उसके हवाले से कारकर्दगी दिखाई नहीं जा रही और जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे। हम आवाम को एजुकेट करेंगे। ये गवर्नमेंट के साथ ताउन नहीं है तो और क्या है? ठीक है, ताउन कि ठीक है। आपने पहले 100 दिनों में कोई बात नहीं की और अब भी हम गवर्नमेंट को, बल्कि नए चीफ जस्टिस साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी जो पटिशन है जमात इस्लामी के अमीर जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब की तरफ से, उसको वो बिल्कुल सुने और बिल्कुल एहतसाब का जो कटहरा है उसमें, जी बिल्कुल 436 लोग थे और दीगर लोग भी हैं, उसको कटहरे में लोगों को लेकर आएँ। और जब तक ये अमल नहीं किया जाएगा, भट्टू साहब मैं आपसे बिल्कुल अर्ज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हालात आपको बता रहे हैं कि कल पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने IMF के सरबराह खातून से मुलाकात की और कभी ये नौबत नहीं आई थी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म डायरेक्ट इदारों से कर्जे ले और अपने मुज़ाकरात के ज़रिए शराइत तय करे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक करप्शन के हवाले से शिकंजा नहीं कसा जाएगा, अब मैं इमरान खान साहब से भी कहता हूँ कि अल्लाह से और आवाम से किए गए वादे जो हैं वो पूरे करें। अब वो अपोजिशन में नहीं है। ठीक है। अब कंटेनर पर चढ़कर तकरीर करने में और डिलीवर करने में बहुत फ़र्क है। आपके ख्याल में वज़ीर आज़म साहब को IMF के पास नहीं जाना चाहिए? सर आप इसको किस तरह? खुद उन्होंने कहा था ना, उन्होंने कहा था कि मैं शायद नज़ीर चौधरी साहब आपको बताएंगे कि खुद उन्होंने कहा था, खुद ऐलान किया था, बल्कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन अब वो चले गए। अब चले गए। पहले वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब जो हैं वो उन्होंने कोई वाज़ेह मैसेज नहीं दिया था इस हवाले से कि हम जाएंगे। ये देखें भट्टू साहब, ये देखें, वो पाकिस्तान की रियासत के सरबराह हैं और उन्हें पूरी दुनिया में जितनी भी इदारे हैं उनके लोग उनसे मिलना चाहिए। मिलने में कोई झिझक नहीं है। अगर कोई उनसे मिलना चाहता है तो वो मिलना चाहिए। लेकिन इसका बात का दूसरा पहलू भी तो ये देखें, IMF खुद भी बैंड हुई है। उसने हमारे वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि ये हम इस चीज़ से मंसूब कर दें कि IMF के पास जाना जो पाकिस्तान की तजलील हो गई है या एक सियासी जो इन्होंने नारा लगाया था वो इनका बाउंस हो गया। तो ये बात मैं नहीं समझता। इसमें ये भी तो देखें कि IMF जो गया है, हमारे वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई है, इसके अंदर भी एक हिस्ट्री बनी होगी। वो आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी कि वो बुनियादी तौर पर किन किन नुकात पर जो है हुआ है, फ़ायदा हुआ है। जैसे इमरान खान साहब ने उन्हें बताया है, एक अवामी लीडर होने के नाते से उन्होंने बताया है कि भाई आपसे जब हम कर्ज लेते हैं तो हमारी कौम को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो ये बात सिर्फ एक लीडर ही बता सकता है। तो मेरा ख्याल है इसको इस पॉजिटिव एंगल से भी हमें सोचना चाहिए। मतलब इस तरह कोई पाकिस्तान का इमेज जो है वो डाउन नहीं हुआ? नहीं, बल्कि बेहतर हुआ है। अच्छा। इसमें तो कोई हर्ज नहीं। अगर जो ट्रंप हैं, अगर जो है तैयब अर्दवान जो हैं, वो अगर इदारों के सरबराहों से मिल सकते हैं तो ये कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है इसमें कोई, या कोई हमारी बहसियत एक हमारी कौम की कोई इंसल्ट नहीं होगी, जो मेरा जो ज़ाती ख्याल है। ठीक है। अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो पुलिस का जो मॉडल है, अगर हम KPK को देख लें तो माजी में अगर चले जाएं तो आप लाई भी रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ का जो मॉडल है उसको किस तरह देख रहे हैं जो पंजाब में है? इसमें क्या कुछ पॉलिसीज़ नई लेके आनी चाहिए, कोई तब्दीली लेके आनी चाहिए उस तरह के मॉडल की? देखिए जी, जो पुलिस आपने बिलखसूस बात की, अमूमी तौर पे ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें तो ऑफ द रिकॉर्ड सारे लोग, कोई भी बंदा ब्यूरोक्रेट जो है मौजूदा फ़ज़ा में उस तरह काम करने को तैयार नहीं है। वो इस चीज़ के प्रेशर में है कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो कल को मेरे साथ जो है वो क्या होगा। मैं ये समझता हूँ कि पूरी जो इस हवाले से इन्वायरमेंट है और काम करने की और प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की जो स्पीड थी वो बुरी तरह मुतासर हुई है, बजाय इसके कि नए प्रोजेक्ट आते और वो ये सारे अमल दरामद जो हैं वो करवाए जाते हैं। KP की पुलिस का मॉडल अगर बेहतर समझा जा रहा है और उस पर बात की जाती है तो उसको पंजाब में ज़रूर लागू करना चाहिए, देखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि KP में कितनी बेहतरी आई है इस मॉडल से और यहाँ पर कितनी बेहतरी आएगी। हम तो हर उस चीज़ के हक़ में हैं, हर उस तजर्बे के हक़ में हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो और बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेके जाए। बाकी हालात जो लॉ एंड ऑर्डर के पाकिस्तान के अंदर हैं, साहिवाल का वाक़या है, इदारे जो हैं
उनकी क्या पोजीशन है, पहले वो कार्रवाई करते हैं, उसके बाद सबूत इकट्ठे करते हैं, फिर प्रेशर दिया जाता है। तो ये मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान की कंडीशन है, मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा देर तक इस तरह नहीं चल पाएगी। ठीक है, आवाम जो है वो बिल्कुल इस हवाले से बाशऊर है, और आप जैसे इदारे जो हैं जब इस पर सुलझे तरीके से बात करते हैं और डिबेट करवाते हैं तो वो चीज़ें सामने आती हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने भी बयान दिया कि हम इस हवाले से सियासी मुदाखलत को ख़त्म करना चाहते हैं। 2-3 दिन पहले उनका बयान आया। क्या ऐसा मुमकिन है कि सियासी मुदाखलत ख़त्म हो सकती है आपके ख़्याल में? और जो अगर 6 महीने देखें हुकूमत के, तो उसमें 3 IGs तब्दील कर दिए जाते हैं, ये मामला क्या है? देखिए 3 IGs तो भट्टू साहब एक अलहदा बात है ना। आप सियासी मुदाखलत की अगर बात कर रहे हैं तो आप पाक पतन का जो DPO था उसकी भी बात करें, वो किसके कहने पे हटाया गया, कौन कौन उसके पीछे था, ठीक है ना जी। और उसके बाद आप गुजरांवाला का जो फ़र्द हटाया गया पुलिस का ज़िम्मेदार, आप उनकी भी बात करें। सियासी मुदाखलत तो इस गवर्नमेंट में मुझे तो बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि बड़ी है, और ये सियासी मुदाखलत नहीं हुई बिल्कुल। ये आपके सामने मिसालें हैं ना जी। जब तक ये सियासी मुदाखलत और इदारों को आप किसी फ्रेमवर्क में ले के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वो नहीं देंगे, जब आप उनको देते ही नहीं हैं तो उनसे कारकर्दगी का किस तरह मुतालबा करेंगे? तो पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अब जो है वो डिलीवर करना चाहिए। अब उनके पास उनका जो काउंटडाउन है वो चल रहा है, और अवाम के अंदर एक अजीब तरह का इस्तराब है, बेकरारी है। जो वादे थे, जो उम्मीदें थी, मतलब उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे, वो दम तोड़ती हुई जो है ना वो जगह जगह नज़र आती हैं। और पुलिस के हवाले से जो आपने स्पेशली बात की, तो पाकिस्तान के अंदर क्राइम रेट पिछले इस अरसे में बढ़ा है, जिसको PTI के आने से कम होना चाहिए था, जिस तरह उनके वादे थे। और अगर आपने कोई ये तय कर लिया है कि फ़लाँ मॉडल हमने अपनाना है, तो कब अपनाना है? और अब आपके पास किस ताकत की कमी है? पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, KP में आपकी गवर्नमेंट है, मरकज़ में आपकी गवर्नमेंट है, और बाकी जो 2 गवर्नमेंट हैं, बलूचिस्तान की भी जो है वो आपके सपोर्ट के साथ है। तो अब आपको कर गुजरना चाहिए। आप देखें, और जो अच्छा कदम ये उठाएंगे, जमात इस्लामी हर अच्छे कदम में हुकूमत की जो है वो हौसला अफजाई करे। ठीक है, शाह नज़ीर चौधरी सर बताइएगा कि आप इसको किस तरह देख रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी में जो सियासी मुदाखलत है और IGs का तब्दील होना, क्या नज़र रखते हैं आप इस पर? ये बड़ी तारीख़ी हकीकत है, लेकिन इंतहाई शर्मनाक हकीकत है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान के 70 सालों से पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व रही है, जिसको हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, जबकि ये सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है ये ख़ुद भी जो बहुत अथरी है, ये किसी के काबू में नहीं आती। ये जब तक आपका CM PM जो है वह बहुत तगड़ा नहीं होगा, इफ़ेक्टिव नहीं होगा, तब तक ये कोई इनको काबू नहीं कर सकेगा। ये इनको ऐसा है, ये अलग बे ऐसी पढ़ाएंगे, ऐसा इनको जो है पहाड़ा पढ़ाएंगे कि ये इनको समझ नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ, चंद दिन पहले मैं इस्लामाबाद गया, तो वहाँ IG आमिर जुल्फ़कार साहब जो हैं, IG जो हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उनसे भी मुलाकात हुई, उनकी ब्रीफिंग भी देखी। वहाँ जाके कुछ चीज़ों को ये समझ आई कि हमारे जो, जैसे कैसर भाई कह रहे हैं कि पुलिस में या ब्यूरोक्रेसी में जो अहम ओहदों पर बैठे हुए लोगों को 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद तब्दील करने की ये जो है एक पॉलिसी जारी रहेगी, जिसके पीछे बुनियादी तौर पर सियासत ही कारफरमा होती है। तो निज़ाम कैसे बनेगा? निज़ाम कैसे बनेगा? निज़ाम कैसे बनेगा? देखें, हम सारी बात जो है ना, ये एक अलग एक टॉपिक है जिसको आप एक कूजे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी खुद एक बड़ा एक सब्जेक्ट है जिस पर बात करने की ज़रूरत है। ये हम सारी, जिस तरह हम कहते हैं ना, इसको जो हुकूमत को अभी ये समझ नहीं आ रही कि कौन दयानतदार है, कौन ज़्यादा के जो है सुपरमैन है, कि जिसके ज़रिए से हम उसको सूबे की इख्तियारात दें तो वो सारे सूबे को अपने डिपार्टमेंट में ठीक कर देगा। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ये जितने भी हुक्मरान आते रहे, ये सबको इन्हीं हालात में से गुजरना पड़ा। लेकिन फ़र्क क्या है? पहले हुक्मरानों का ये फ़र्क रहा है कि वो खुद सियासत जो थे, करप्शन जो आज डिक्लेयर हो चुके, वो करप्शन माफिया के सरबराह थे जो। लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब पर ज़ाती तौर पर इस हवाले से कोई इल्ज़ाम नहीं है कि वो करप्ट नहीं है, लिहाजा वो दयानतदारी के साथ ऐसी टीम एक मुंतखब करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कम से कम जो हर तरह के प्रेशर में से निकल कर, जो ख़ास तौर पर माली जो स्कैंडल्स में से जो मुलवस होते हैं जो अफसरान, उनमें से उनका जो एक दायरा तोड़ कर, उनका वो जो है चुंगल में से निकल कर जो है हालात ऐसा पैदा करें जिसकी वजह से उनको तजर्बे करने पड़ रहे हैं। कभी एक लगा लिया, कभी दूसरा लगा लिया, तीसरा लगा लिया। लेकिन जैसे मैंने बताया, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से मैंने बताई कि वहाँ जहाँ नफरी कम है,
उनसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा रखी जाती हैं, इसके बावजूद उनकी एफिशिएंसी है। तो वहाँ पे नफरी बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये सारी की सारी ये बताई है सूरत हाल कि इस्लामाबाद पुलिस के पास तो नफरी बहुत कम है, फंड्स बहुत कम है, तो कैसे इन चीज़ों को हम इसके बावजूद वो इफेक्टिव हैं, इसके बावजूद वो जहाँ तक है। लेकिन वहाँ भी इशू ये था कि एक IG जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। कम से कम एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कुछ अर्सा के लिए वहाँ लगा रहने दें और उस पर इतमाद करें। हाँ, चेक एंड बैलेंस आप अपना करें, जो पोलिटिकल होता है, जो हमारा एक हुक्मरान का होता है, वो चेक एंड बैलेंस करें। लेकिन सारा कुछ एक ज़हन में रखें कि हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसमें हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि सारा कुछ हम ब्यूरोक्रेसी के हाथों में निज़ाम को सीधा करने का इख्तियार दे दें। ये बहुत मुश्किल होगा। तो सब देखें ना, ये जो बात हम करते थे, पहले तनकीद की जाती थी कि फ़लाँ बंदा जो है वो अपने अजीज़ व कारब को लगा रहा है। हाँ जी, अकरबा परवरी का। तो आज वज़ीर आज़म साहब ने जो उनकी मिसेज़ हैं, उनकी पहली शादी से जो उनकी बेटी हैं, उनको मशीर बराए तरक्की निस्वा। लेकिन कैसर भाई ये देखें, मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ, हुक्मरान को ये देखें, ये हमें गलत तारीख पढ़ाई जाती है। लेकिन ये पहले ऐलान किया जाता था ना कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि वो ऐलानात, वो वादे, ठीक है, वो उम्मीदें आपने क्यों बांधी और लोगों को क्यों उस लेवल पे खड़ा किया कि जिसको आप कर नहीं सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा अकरबा परवरी में आप ये नहीं होना चाहिए, कोई टैलेंटेड लोग हैं, आप उनको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। कोई फर्द इस लेवल का है, आप ज़रूर करें, लेकिन जब आप किसी पर बात करते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनजर रखें। यानी जो दावे आपने किए थे, ये तो उनकी नफ़ी है ना। मैं तो ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मैं किसी फैसले पर नफ़ी हैं और भी टैलेंटेड लोग हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं यही बात करना चाहता हूँ कि हमें तारीख़ बड़ी गलत पढ़ाई जाती है कि हमारे सियासी नारे क्या हैं और हमारा अमलन काम क्या करना है। जो आपके जिसको आप ज़्यादा अहल समझते हैं और उसको आप ऑफिस दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल उसका राइट बनता है, उसको देना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए कि भाई ये खेलेगा कैसे, करेगा कैसे। तो महज उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर वो गलत काम करता है तो उसका एहतसाब कड़ा होना चाहिए फिर, ताकि वो इबरतनाक सज़ा बने। हम भी तो यही कहते हैं कि ये चीज़ें अगर आप माजी में होती रही हैं तो इस पे आप उतनी ही बात करें ना जितनी मेरिट पे बनती थी। ठीक है, आज आपने सारे दावे जो हैं आपके उल्टे आपको पड़ रहे हैं। ठीक है, उल्टे हो रहे हैं। अच्छा, अगर शरीफ फैमिली की बात करें तो आज फयाजुल हसन चौहान साहब का भी बयान है, रोज़ उनके बयान तो आते रहते हैं, कहा कि जो शरीफ फैमिली है वो नवाज शरीफ की बीमारी से कोई सियासी फ़ायदा लेना चाहती है। आप इससे मुतफिक हैं इस बात से? मेरा ये ख्याल है कि इसमें भुट्टो साहब हमें बड़ा संजीदगी से देखना चाहिए। वो नवाज शरीफ साहब हों, वो कोई और साहब हों, बीमारी बहरहाल एक चीज़ है। मैंने देखा कि कुछ गैर संजीदा लोगों ने उनकी मिसेज़ के हवाले से भी बेगम कलसूम नवाज साहिबा की बीमारी को भी झूठ करार दिया, मजाक उड़ाया, लेकिन बिल आखिर जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर लोगों को समझ आई कि वो बीमार थी। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा और आपका जो है ये तजिया नहीं बनता। जो ज़िम्मेदार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी राय और उनकी जो रिपोर्ट्स और बाकी चीज़ें हैं उसके मुताबिक इस मामले को देखना चाहिए। और इस मामले पे मेरा ये ख्याल है, उनके अगर सेहत, उनका कोई मामला सीरियस है तो उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको इलाज के हवाले से सहूलत देनी चाहिए। मतलब सियासत नहीं करनी चाहिए। चौधरी साहब, शहबाज शरीफ की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के वो चेयरमैन हैं, इस वाले से काफ़ी मसाइल भी है और रोज़ बयानात भी आते हैं। परवेज़ रशीद साहब, दूसरा शेख रशीद साहब ये कहते नज़र आते हैं कि मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ और मुझे उन्होंने ख्वाहिश भी ज़ाहिर की कि मुझे बना दिया जाए चेयरमैन, मेरी एक अलग पार्टी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या वो महरूम हो रहे हैं चेयरमैनशिप से? देखें, ये तो पॉलिटिकल गेम है, तो इस पर जो अगर करप्शन के केस में अगर ज़्यादा इस पर हम जाते हैं, शहबाज शरीफ के केसेस पर ज़्यादा एक दबाव पड़ता है, तो उनको तो चेयरमैनशिप पे रहना उनका बनता नहीं है, कोई इसका जवाज़ नहीं बनता। तो इसके हवाले से तो आप देखें ना कि आप खरबूजों की रखवाली के लिए किसको आप नामज़द करेंगे। तो इसे हमें तो सबक सीखना चाहिए ख़ुद पॉलिटिशियंस को, जो इखलाकी जो सियासत का दर्स देते हैं कि उन्हें इस तरह के इल्ज़ामात उन पर लग चुके हैं, तो जिसका वो मुतालबा भी माजी में करते रहे हैं। अगर जब कोई किसी को जब ऐसा ओहदा दिया जाता था तो शहबाज शरीफ साहब को इखलाकी तौर पर, असूली तौर पर अब इस ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। उन्हें कुछ ओहदों से हटा भी दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी है। मेरे ख्याल शेख रशीद को मौका देना चाहिए। अच्छा, देना चाहिए। देखिए, मेरा वैसे ख्याल ये है, चौधरी साहब की राय से मेरा थोड़ा सा मैं डिफ़र करूँगा।
कि पहले ना लोग महजूज होने के लिए लतीफ़े सुनाते थे एक दूसरे को, और वो लोग महजूज होते थे। अब लोग हुकूमत के फ़ैसले सुनाते हैं और लोग महजूज होते हैं। अच्छा, मसलन सबसे पहले कहा गया जी कि शहबाज शरीफ किसी सूरत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बनेंगे। ये मैंने और आपने तो नहीं कहा, जी ये बिल्कुल, चौधरी साहब ने नहीं कहा, ये उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब जो आज भी वज़ीर आज़म डटी रही इस पे, और उन्होंने अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया मुख्तलिफ कमेटियों से। उसके बाद वो बन गए, उनको बनाया गया, मैंने और आपने नहीं बनाया, हुकूमत ने ही बनाया। उसके बाद अगला मुतालबा जो है, जब वो बन गए तो उनके इस्तीफ़े का मुतालबा भी कौन कर रहा है? जिन्होंने बनाया था। ठीक है, तो भाई ये कौम के साथ मजाक है। आप या तो पहले ही वो काम ना करें, डटे रहें फिर उस मामले पे। जब आपने वो काम कर लिया है तो फिर उस काम पे जो है वो उसको चलने दें। आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि क्या हमारे वक्त की जो हुकूमत है वो जहाँ पर लतीफ़ों से लोग महजूज होते थे, आज लोग इनके फ़ैसलों से महजूज हो रहे हैं कि यार ये अजीब मजाक है। अपने आप के साथ मजाक कर रहे हैं या कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को संजीदगी से लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट के जो मामलात चलाने वाला मामला है, ये इतना गैर संजीदा नहीं होना चाहिए कि आपको लोग ये तो कहते हैं कि ये यू टर्न के हवाले से, और आपने उसको यू टर्न को भी बड़ा पॉजिटिव एक रूल करार दे दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस यू टर्न की भी कोई लिमिट होती है, और उस लिमिट को जो है वो कौम के सामने अब इतना अपने आप को ना ले जाएं कि लोग आपको मजाक समझें। अगर नहीं बनाना था ना बनाते, अगर बना दिया है तो उस पर डटे रहें। हाँ। सर, एनआरओ के वाले से काफ़ी बातें चल रही हैं, एक बार फिर गर्दिश में आई हैं इस तरह कि जो मुस्लिम लीग नून है उस हवाले से कि उनको या तो डील दी जा रही है या कोई डील होने वाली है। तो इसी वाले से वज़ीर आज़म साहब ने लुबनानी हम मनसब जिनसे मुलाकात भी हुई है, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये बताया कि हमने माजी में 2 NROs दिए, जिनमें से एक मुशर्रफ ने जो दिया था NRO, तो कहते हैं हमें बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। तो ऐसा कोई होगा नहीं कि हम किसी को NRO देंगे, इससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचेगा। देखिए, NRO देने या ना देने के बहुत सारे इख्तियारात जो मुझे नज़र आता है कि वो तो वज़ीर आज़म के हाथ में भी नहीं होंगे, देना है या नहीं देना। लेकिन ये चीज़ है को किस हद पर लेकर, किस हद तक लाकर वो इस चीज़ की कमिटमेंट हो जाती है। लेकिन शायद इसकी वो शक्ल सूरत पहले वाली ना हो। पहले वाले NRO में तो ये था कि जी जो पीपल्स पार्टी इतना अरसा काम करेगी, जो उनका वज़ीर आज़म आएगा, फिर जो है नून लीग का आएगा, फिर बारियां लगने का जो था वो सबसे बड़ा जो उस दौरान जब ये बारियां लगी तो करप्शन बेइंतहा हुई, जिसने अखीर कर दी। ये उसी का NRO का नतीजा है, या उसका जो नताइज निकले हैं उसके नतीजे में आज नून लीग और जो है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो नैब मुतहरिक है, करप्शन के केसेस हैं। अगर मौजूदा हुकूमत भी यही स्टेप उठाती है कि NRO देखती है तो वो अपने शिकंजा अपने गले में खुद डालती है। ये मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल हालात होंगे, जिसमें अगर ये NRO जो आप कह रहे हैं अगर होता है जो, तो उसकी गारंटी किसने देनी है? और वो मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान साहब के ख़ुद हाथ में होगा। हालात का तज्ज़िया जो खुले दिल से करना चाहिए, जायज़ा खुले दिल से लेना चाहिए। हम एकदम हाँ या ना में ये बातें नहीं होने वाली हैं। अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल बदल चुकी है, पाकिस्तान के मीडिया परसेप्शन बिल्कुल बदल चुकी है। तो इसलिए हर हालात के मुताबिक अब फैसले करने की ज़रूरत होती है, इसमें यू टर्न को ताना देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तो मशवरा दूंगा उन लोगों को कि जो ज़ेर-ए-ताब हैं और आ रहे हैं मज़ीद, अगर वो PTI में शामिल हो जाएं तो शायद उनको किसी नहीं ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अलीम खान नहीं, देखिए मेरी अर्ज़ सुने, जब तक जो जमात इस्लामी का ओवरऑल मौक़िफ़ है अक्रॉस द बोर्ड आप एहतसाब करके नहीं दिखाते, और मैं ये समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म साहब को, जनाब चीफ जस्टिस साहब को, खोसा साहब को इस पर अब संजीदा जो है वो कदम उठाने होंगे। तब तक ये सारी जो बातें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ुबानी जमा खर्च है, और एक सियासी उतार चढ़ाव के अलावा ये पाकिस्तान के लिए, इस आवाम के लिए, कौम के लिए कोई मानी नहीं रखता। अच्छा, आखिर में हम अगर बात करें गैस के बिल्स, गैस की कीमतें, तेल के हवाले से गरीब आवाम काफ़ी परेशान है, मुश्किलात का सामना है, इस पर आप क्या कहेंगे?
मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का रुपया जितनी बेकदरी उसकी इन 6 माह के अंदर हुई है और 32% वो आप कह लें डी वैल्यू हुआ है, और जिस तरह डॉलर जो है उसको पर लगे हैं और डॉलर जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि जो हर चीज़ पर जिसके असरात हैं, और ये रोज़मर्रा की जितनी चीज़ें हैं, वो आटा हो, वो दाल हो, वो तेल हो, वो गैस हो और वो बिजली के बिल हों, तो ये तो वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो हर शहरी जिसके बगैर गुजारा नहीं है, ये वो चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों के जो बजट हैं वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो गए हैं, अखराजात को पूरा करना मुश्किल हो गया है। जो गरीब के मुंह में नवाला जा रहा था, वो ख़त गुर्बत का जो मामला था वो बड़ा ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ रहा है। और अगर इन चीज़ों को आप देखिए, आप 25 जुलाई को, मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली गवर्नमेंट ने कोई दूध और शहद की नहरें थी, हम उस पर भी तनकीद करते रहे हैं। 25 जुलाई को जो चीज़ों की कीमत थी, अगर वज़ीर आज़म साहब ये कीमतें 25 जुलाई पे ले आएँ तो कौम इनकी बड़ी एहसानमंद होगी। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में, मुझे डर है, हम ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर हुकूमत ने इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया, डिलीवर ना किया, जो बड़े बड़े अफलातून थे, मुईशत के बनते थे, आज जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। अगर नज़र आते हैं तो अजीबोगरीब दलीलें दे के आवाम को फिर से एक लॉलीपॉप देते हैं। चौधरी साहब से मौक़िफ़ लेते हैं। सर, आपको कोई उम्मीद नज़र आती है मौजूदा हुकूमत में गरीब आवाम के लिए कुछ होगा इस तरह, ये गैस के बिल्स और इस हवाले से कुछ? हुकूमत ने ऐलान तो किया है और करने की कोशिश भी कर रही है। ये हकीकत तो है कि अभी तकरीबन 100 दिनों 150 दिनों के करीब जाके भी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। असल में उनका जो जहन बन चुका है ना, वो ये है कि हमने आसाइशात को ख़त्म करके आवाम को हक़ाइक़ पर लेकर आना। लेकिन इससे जुड़ी हुई और भी तलख़ हकीकतें मौजूद हैं कि ये इकॉनमी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इकॉनमी को पहले स्ट्रॉन्ग कर लें तो तभी ये मुमकिन होगा। इसी कोशिश में लगे हुए हैं। आप भी दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं कि इसके समरात हैं, क्योंकि इससे हम भी मुतासर हुए हैं। ये सिर्फ हम आवाम में से हैं, तो हर कोई इससे मुतासर तो हुआ है। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, आवाम के हक़ में हो जाती, तभी इसका हुकूमत का जो है मोराल भी कायम रह सकेगा। भुट्टो साहब, आखिरी बात, ये वक्त आ रहा है, हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि हुकूमत डिलीवर करे और आवाम से किए गए वादे पूरे करे। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि जमात इस्लामी जो है वो आखिरी ऑप्शन होगी आवाम के सामने, जो इन चीज़ों से बिल्कुल अल्लाह ताला ने जिसको महफूज रखा हुआ है और जो आवाम ही की बात कर रही है और आवाम का मुकदमा लड़ने एक नए जज्बे के साथ दूसरे फेज़ में जो है वो जल्द ऐलान करके एहतसाब सब का तहरीक जो है उसको मैदान में लेके आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसर शरीफ साहब, जमात इस्लामी मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, हमारे साथ मौजूद थे, और शाह नज़ीर चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और मल्टीमीडिया हेड उर्दू पॉइंट, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आपने देखा हमारी गुफ्तगू जो हुई पाकिस्तान की सियासत पर भी, जमात इस्लामी के वाले से, जमात इस्लामी की जो करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम पहले भी चलाएगी माजी में, जो अब दूसरा फेज़ उसका शुरू किया जा रहा है, उस पर भी हमने गहरी नज़र डाली। और मुस्लिम लीग नून का जो एहतसाब चल रहा है उस हवाले से भी, और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी हमने बात की। और कैसर शरीफ ने यह भी कहा कि हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो डिलीवर करे, लेकिन हमें लगता है कि ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे और आवाम के पास जो है वो जो आखिरी ऑप्शन होगा वो जमात इस्लामी होगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खत्ताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।